और देश बहुत ही विकट परिस्थिति से गुजर रहा है और ऐसे स्थिति में पूरे देश भर में आज एनआरसी, सीएए और एनपीआर के विरोध में अलग अलग तरीके से अलग अलग एरिया में धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन रैलियां और देश में 29 तारीख को भी इस एनआरसी और सीएए के विरोध में भारत बंद भी किया गया है। साथियों, इस रेफरेंस में मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। मैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का राष्ट्रीय संयोजक हूं। उत्तर प्रदेश लखनऊ मेरा सेंटर है, जहां से ऑल इंडिया में आदिवासी लोगों को इकट्ठा करने का, उनका संगठन बनाने का, उनको जगाने का काम करता हूं। और साथ साथ में जो छात्र नौजवान हैं उनको भी जगाने का और उनका भी देशव्यापी संगठन बनाने का काम करता हूं। अभी मेरा महाराष्ट्र का दौरा चल रहा है। 17 जनवरी से पुणे से शुरू हुआ और अभी मैं परभणी में हूं और आप लोगों से थोड़ी गुफ्तगू करके मैं आगे के लिए रवाना हो रहा। साथियों, जिस प्रकार से मीडिया के द्वारा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के द्वारा जिस प्रकार से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है एनआरसी और सीएए को लेकर, जिस प्रकार से 24 घंटे मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि एनआरसी और सीएए तो ही बातें मीडिया और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के द्वारा बताई जा रही है कि मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ बातें मुस्लिम भाइयों को भी समझना बहुत जरूरी है और जो तमाम परभणी के SC ST OBC के लोग जो यहाँ पर आए हैं उनको भी मेरी बातों को गौर से सुनना और समझना बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन जो भी बात बताऊंगा, पिन पॉइंट बात बताऊंगा, मुझे थोड़ा बीच में टोकने का, रोकने का प्रयास ना करें। मैं ज्यादा समय नहीं लेने वाला हूं, मेरे ही पास समय नहीं है। साथियों, जैसे ही एनआरसी का मामला, एनआरसी की चर्चा जैसे ही शुरू हुई, पहला बयान पेपर और टीवी के द्वारा अमित शाह ने दिया कि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो घुसपैठिया आ रहे हैं उनके लिए ये कानून हम लोग बना रहे हैं। अब पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक इस्लामिक कंट्री है, तो भारत के SC ST OBC में कोई प्रतिक्रिया नहीं है। फिर नरेंद्र मोदी जी ने बयान दिया टीवी पर, भारत का प्रधानमंत्री, और बयान दे रहा है कि जो एनआरसी का जो विरोध कर रहे हैं, जरा उनके कपड़े चेक करो तो सारे के सारे कुर्ता पैजामा वाले हैं। भारत का प्रधानमंत्री फेकोलॉजिस्ट कह रहा है, जरा उनके कपड़े देखो तो कुर्ता पैजामा वाले हैं। अमित शाह टीवी पर कह रहा है, जब पत्रकारों ने उनको पूछा कि जो लोग भारत के अपना नागरिकत्व साबित नहीं कर पाएंगे उनके साथ आप क्या करोगे, तो सीए कानून में लिखा हुआ है, लिखी हुई बात कि उनको हिंदू के नाम पर नागरिकता दी जाएगी। आज जो मुस्लिम भाइयों में जो डर बड़े पैमाने पर जो निर्माण किया गया कि जो भारत का SC ST OBC का व्यक्ति है, अगर वो अपनी नागरिकता अगर साबित नहीं करता है तो उनको हिंदू के नाम पर रखा जाएगा, लेकिन मुसलमानों का क्या? ये सवाल खड़ा पूरे देश भर के मुस्लिम भाइयों में ये सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन एक बात मुस्लिम भाइयों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और मीडिया के द्वारा जो टीवी पर प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा है कि एनआरसी का विरोध सिर्फ मुसलमान कर रहे हैं और एनआरसी का नुकसान मुसलमानों का होने वाला है, ये जो प्रोपेगेंडा जो
किया जा रहा है पूरे देश भर में, मैं मुस्लिम भाइयों को एक बात समझाना चाहता हूं, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। आप इस देश में 15% हो, आप इस देश में 15% हो, लेकिन जो बात मैं आज यहाँ पर इस मंच के द्वारा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान एनआरसी से और सीएए से अगर सबसे ज्यादा कोई नुकसान होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान हम एससी एसटी ओबीसी का होने वाला है। मुसलमानों से भी ज्यादा नुकसान, मुसलमानों से भी ज्यादा नुकसान एससी एसटी ओबीसी का होने वाला है। जो प्रोपेगेंडा टीवी पर किया जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के द्वारा जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, क्या वो सच है? उसके उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। आसाम में जो एनआरसी की लिस्ट बनी 19,78,000 लोगों की, उसमें तो 5 लाख सिर्फ मुस्लिम भाई हो आप लोग, 14 लाख तो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं जो एनआरसी के लिस्ट से बाहर है, जिनको टीवी पर चर्चा नहीं किया जा रहा है, किसी पेपर में छाप कर बताया नहीं जा रहा है। पहला उदाहरण, 5 लाख तो सिर्फ मुसलमान है, 14 लाख एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं। और आसाम शेड्यूल 6 में आता है, आदिवासी एरिया है आसाम। दूसरा उदाहरण, गुजरात, जो ये बताता है मेड इन इंडिया, गुजरात मॉडल, 9 लाख आदिवासियों को गुजरात में अभी तक नागरिकत्व नहीं मिला, 9 लाख आदिवासी। उत्तर प्रदेश में जो लिस्ट बनी 40 लाख लोगों की, उसमें 22 लाख एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं। मध्य प्रदेश में जो लिस्ट बनी उसमें 60 लाख लोगों की लिस्ट बनी और 1/3 आदिवासी है। मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं और 29 जिलों में आदिवासी निवास करते, शेड्यूल 5 का एरिया है। गुजरात भी शेड्यूल 5 का है। शेड्यूल 5 का मतलब अनुसूची 5 का एरिया, जहां पर सबसे ज्यादा आदिवासी निवास करते हैं। जो आंकड़े अभी हमारे सामने आए हैं, पूरे भारत के आंकड़े अभी आना बाकी है, सिर्फ 3-4 राज्य के आंकड़े आए हैं। ये आंकड़ों से ही सिद्ध होता है कि मुसलमानों का नुकसान कम और एससी एसटी ओबीसी का ज्यादा नुकसान होने वाला है। एक तो बीजेपी के लोग टीवी पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि मुसलमान उसका विरोध कर रहे हैं, दूसरा मीडिया वाले प्रोपेगेंडा कर रहे हैं मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं। बहुजन क्रांति मोर्चा आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसके राष्ट्रीय संयोजक है वामन मेश्राम जी। वामन मेश्राम जी ने 29 तारीख को भारत बंद किया, ऐलान किया, देश भर में तैयारी चल रही है। इंडिया टुडे पर जो नेशनल टीवी है, यहाँ पर न्यूज चल रही है। क्या न्यूज चल रही है जानते हो? शाहीन बाग की महिलाओं ने भारत बंद किया 29 तारीख को। समझाने की कोशिश कीजिए, यानी टीवी पर, पेपर में, और जितने भी पॉलिटिकली पार्टियां हैं, कुछ पार्टियों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, जिन्होंने मुस्लिम समाज में कम्युनल निजाम पैदा किया 72 साल में, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं। आप अगर अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हो, सफलता तभी मिलेगी अगर आपने खुद के बलबूते पर अपनी लड़ाई लड़ी। जिन लोगों ने कम्युनल निजाम आपने पैदा किया, उनको साथ में लेकर या उनके साथ में जाकर अगर आप लड़ाई लड़ना चाहते हो, सफलता दूर की बात है, खुद को बचा नहीं पाएंगे। ये लोगों का कैरेक्टर जो है, लोगों का चरित्र जो है, जिनके विरोध में लड़ाई लड़ना चाहते हो, जिस व्यवस्था के विरोध में लड़ाई लड़ना चाहते हो, उस व्यवस्था के कैरेक्टर को समझना बहुत जरूरी है। साथियों, ये इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि दुश्मन भी प्रोपेगेंडा कर रहा है कि ये मुसलमानों का मामला है, और मुस्लिम भाई भी अगर आइसोलेशन में हजारों लाखों लोगों के मोर्चा निकालकर अलग अलग तरीके के अगर आंदोलन करेंगे, तो एससी एसटी ओबीसी के लोगों में ये सिद्ध हो जाएगा कि ये मामला सिर्फ मुसलमानों का है, इस वजह से मुसलमान रोड पर आए हैं, ये मामला हमारा मामला नहीं है। ऐसा मैसेज एससी एसटी ओबीसी में बीजेपी के लोग टीवी पर, पेपर में ये बातें बताई जा रही है। अगर हम भी उसी प्रकार का व्यवहार और आचरण करेंगे तो हम कौन सा नया काम कर रहे हैं? ये एनआरसी से सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासियों का होगा।
शेड्यूल कास्ट का होने वाला है, ओबीसी का होने वाला है, एमबीसी का होने वाला है, घुमंतु जातियों का होने वाला है। 1971 का डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा, 1971 के पहले का डॉक्यूमेंट्स मांगा। आधार कार्ड नहीं, राशन कार्ड नहीं, पैन कार्ड नहीं, वोटिंग कार्ड नहीं। अरे हमारे बाप ने हमको पैदा किया, यही हमारे पास डॉक्यूमेंट है, इसके अलावा कोई दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं है। इस भारत में हमारे बाप ने हमको पैदा किया, यही हमारा डॉक्यूमेंट है। अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, इसीलिए पूरे देश भर में वामन मेश्राम साहब ने ऐलान किया कि अगर तुमको आधार कार्ड नहीं चाहिए, राशन कार्ड नहीं चाहिए, पैन कार्ड नहीं चाहिए, वोटिंग कार्ड नहीं चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो तुम्हारी औकात है 56 इंच का सीना नरेंद्र मोदी, तो एनआरसी डीएनए बेस लागू करो। हमारे बाप ने हमको पैदा किया, यही हमारे पास डीएनए बेस एनआरसी लागू करो। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट्स को अगर मानने के लिए तैयार नहीं हो तो भारत के नागरिक है, ये किस आधार पर हम लोग सिद्ध करेंगे? हमारे पास हमारे बाप का खून है, जिसने हमको पैदा किया। डीएनए चेक करो, जो भारत का होगा भारत में रहेगा, जो भारत का नहीं होगा वो अपना एड्रेस खुद ढूंढ लेगा, अपना एड्रेस वो खुद ढूंढ लेगा किधर जाना है। 1971 के पहले का डॉक्यूमेंट्स माना और 1970 से इस देश में जल परियोजना, बाघ परियोजना, शेर परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट, सेज 2005 में, 2006 में वन अधिनियम, 2014 में भूमि अधिग्रहण, ऐसे कानून लाकर अभी तक 4 करोड़ आदिवासियों को पुनर्वसन के नाम पर विस्थापन किया, जिनके एरिया में अभी तक रोड की सुविधा नहीं, पानी की सुविधा नहीं, स्कूल की सुविधा नहीं, बिजली की सुविधा नहीं, मार्केट की सुविधा नहीं, रोजगार की सुविधा नहीं, खेती की सुविधा नहीं, जानवर चराने की सुविधा नहीं, और 4 करोड़ आदिवासियों के पास कोई डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं है। 4 करोड़ आदिवासियों के पास कोई डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं है, उनको कहां रखा जाएगा? तो कैंप बनाया, एक कैंप का नाम तो मालूम होगा आपको। अभी तक 5000 लोग मर गए, कुछ लोगों को, ये न्यूज भी टीवी पर अभी तक नहीं आई। आसाम में हमारा यूनिट्स है, वहां पर छानबीन के लिए जब लोगों को भेजा गया, अभी तक 5000 लोग मर गए कैंप में। किसी को शुगर था, शुगर वालों को समय पर खाना चाहिए, खाना नहीं मिल रहा है, ऐसे ही मर गए। चेंगरा चेंगरी में बहुत सारे लोग मर गए। आदिवासी विस्थापन के नाम पर उनको अभी तक उनके पास किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं। रहा सवाल शेड्यूल कास्ट, इन बदमाशों ने, मनुवादी ब्राह्मणवादी लोगों ने वर्ण व्यवस्था बनाई, जाति व्यवस्था बनाई, और वर्ण व्यवस्था के अनुसार शेड्यूल कास्ट के लोग अछूत लोग हैं, जिनको गांव के बाहर रखा गया, जिनको शिक्षा नहीं मिली, संपत्ति नहीं मिली, जिनके पास जमीन नहीं है, तो 1971 के पहले का कहां से डॉक्यूमेंट्स लाएंगे शेड्यूल कास्ट के लोग? वो भी बाहर हो जाएंगे। रहा सवाल एमबीसी का, मोस्ट बैकवर्ड क्लास, तथाकथित आजादी के 72 साल में अभी तक एमबीसी का एक भी कलेक्टर नहीं बना, आईएएस नहीं बना, कलेक्टर दूर की बात है। रहा सवाल ओबीसी का, तो ओबीसी की जैसे महाराष्ट्र में मराठा है, तो क्या सभी मराठों के पास जमीन है क्या? कुछ मराठा है अभी भी खानदेश में हमाली का काम करते हैं, कुछ मराठा के पास जमीन नहीं है। उत्तर प्रदेश में कुर्मी है, उनके भी पास जमीन नहीं है। कुछ लोगों के पास जमीन है, कुछ लोगों के पास जमीन नहीं है। इसलिए साथियों, ओबीसी की बहुत सारी जातियां जो है, वो भी जातियां ओबीसी की अपना नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाएगी। घुमंतु जाति का तो चर्चा ही छोड़ो, आज तंबू इधर है, कल बम्बू किधर गड़ेगा उनका कोई गारंटी नहीं। और घुमंतु के पास में, घुमंतु जातियों के पास में अभी तक किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं है। तो घुमंतु जातियां 11 करोड़ है भारत में, 11 करोड़ उनकी संख्या है। वो 11 करोड़ लोग जो है नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे। ये मामला उन लोगों ने एनआरसी का लाया। अभी 2-4 दिन पहले हमें जानकारी मिली, अमित शाह कह रहा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पर जो हिंदू लोग हैं, इनके ऊपर बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, ऐसा वो प्रोपेगेंडा कर रहा है। अब हिंदू पर बड़े पैमाने पर वहां पर अन्याय
अत्याचार हो रहा है, कर कौन रहा है? लोगों में सवाल तो खड़ा होगा, कर कौन रहा है? पहले से ही मालूम है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री है, यानी भारत के लोगों को वो ये बताना चाहते हैं कि मुसलमान कर रहे हैं। 14 करोड़ लोग है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, 14 करोड़ लोग, और वो 14 करोड़ लोगों में सिख, बुद्धिस्ट ज्यादा संख्या नहीं है। सिखों की 2000 संख्या है, 2000 के आसपास, बुद्धिस्टों की 4-4.5 हजार के आसपास संख्या है, और जो हिंदुओं की जो बात ये कर रहे हैं, ये 14 करोड़ लोग अपर कास्ट लोग हैं। ये अपर कास्ट लोग हैं जिनकी बात ये कह रहे हैं कि वहां पर हिंदुओं के ऊपर अन्य अत्याचार हो रहा है, ऐसा जो प्रचार किया जा रहा है। करोड़ों लोग जो है वो अपर कास्ट लोग हैं, जिनको वो लोग भारत में नागरिकता देना चाहते हैं, क्योंकि जो जालिम है भारत का, उसकी संख्या 3.5% है, और वो बाहर से लोग लाकर अपनी संख्या को बढ़ाना चाहता है। और अगर अमित शाह को विदेश के इतने ही हिंदुओं की चिंता है, तो भारत में आज तथाकथित आजादी के 72 साल हो गए, आज हिंदुओं पर कितने बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार हो रहा है। दैनिक जागरण पेपर है, प्रवीण तोगड़िया का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और मुस्लिम भाइयों ने नाम नहीं सुना, हो ही नहीं सकता प्रवीण तोगड़िया। प्रवीण तोगड़िया कह रहा है दैनिक जागरण में, 6 जनवरी का दैनिक जागरण पढ़ लेना, कि अगर एनआरसी लागू होगी तो करोड़ों हिंदुओं का नुकसान होगा। साबित नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली हिंदू का नुकसान नहीं होने वाला है, नुकसान होगा इस देश में जिनको संवैधानिक पहचान दी गई, एससी, एसटी, ओबीसी, उनका बड़े पैमाने पर नुकसान होने वाला है। इसीलिए मुस्लिम भाइयों को एक बात मैं बताना चाहता हूं, और बहुत ही खास बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। इस धरना प्रदर्शन के दौरान एक संदेश, एक मैसेज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। आप अपने आप को अकेला महसूस मत समझो। नंबर 1। नंबर 2, आइसोलेशन में लड़ाई बिल्कुल भी मत लड़ो। आइसोलेशन का मतलब होता है अलग अलग रहकर लड़ाई बिल्कुल मत लड़ो। नंबर 3, इस भारत का नाम भारत है, संविधान की पहली आर्टिकल है इंडिया, दैट इज द भारत। भारत को हिंदुस्तान बोलना छोड़ दो, भारत को भारत ही बोलना शुरू करो। ज्यादा आप लोगों से अपेक्षा हमारी नहीं है, ज्यादा हम आपसे अपेक्षा नहीं कर रहे, और ना ही आपकी कोई धन दौलत हम लोग मांग रहे। बस एक तथ्य आप लोगों को बता रहे कि ये 2-3 चीजों को अमल आप लोग करो। साथियों, लास्ट में यही बात मैं बोलना चाहता हूं, एक संदेश मोहम्मद साहब का आप लोगों को देना चाहता हूं, बहुत ही खास। गुलाम भारत में मुसलमानों की बेहतर परिस्थिति थी। आज तथाकथित आजादी के 72 साल में आज बदतर परिस्थिति बन गई। क्यों? गुलाम भारत में 33% मुसलमान आईसीएस अधिकारी थे, जो आज का भारत का आईएएस है, आज 1.5% पर क्यों आया? क्या कारण है? गुलाम भारत में बेहतर परिस्थिति थी, आजाद भारत में बदतर परिस्थिति हो गई। उसका एक ही कारण है, गुलाम भारत में मुसलमानों ने मजलूमों का साथ दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज को साथ दिया, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले को साथ दिया, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को साथ दिया। बेहतर परिस्थिति थी। मजलूमों को साथ देना, जालिम को साथ ना देना, यह आदेश है। गुलाम भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज के अंगरक्षक मुसलमान थे, तिजोरी के रखवालदार मुसलमान थे। अंगरक्षक जानते हो ना? हाँ, बॉडीगार्ड। नहीं जानते तो इंदिरा गांधी को पूछना पड़ेगा। नहीं, इसलिए बताया कि इंदिरा गांधी को पूछना पड़ेगा अंगरक्षक क्या होते हैं। अपने शरीर की रक्षा मुस्लिम भाइयों के ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज ने दी थी। इतने ईमानदार है, जिनका मुसल्सल ईमान है वही मुसलमान है। साथियों, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले को जब घर से बाहर निकाला गया, और ज्योतिराव फुले जब पुणे में आए, एससी के लोगों ने रहने के लिए घर नहीं दिया, आदिवासी के लोगों ने रहने के लिए घर नहीं दिया, ओबीसी के लोगों ने ज्योतिराव फुले को रहने के लिए घर नहीं दिया, एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने रहने के लिए घर नहीं दिया।
लेकिन ज्योतिराव फुले को पुणे में रहने के लिए घर एक मुस्लिम व्यक्ति ने दिया, उसका नाम है उस्मान शेख। मजलूमों को कैसे साथ दिया उदाहरण देकर बता रहा। बाबा साहब अम्बेडकर महाराष्ट्र से संविधान सभा का चुनाव हारे। यहाँ पर लिखा हुआ है संविधान बचाओ तहरीक परभनी लिखा हुआ है। ये संविधान जो निर्माण हुआ ना, ये मुसलमानों की बदौलत निर्माण हुआ है, मुसलमानों की बदौलत निर्माण हुआ। क्योंकि बाबा साहब महाराष्ट्र से चुनाव हारे, बंगाल में फजलुल हक की प्रजा दशक पार्टी थी और 4 जिला से बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव जीत कर गए। वो 4 जिला थे खुल्लार, जसोर, फिरोजपुर, बोरीसा, मुस्लिम बहुल जिला थे। वहां से बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव जीत कर गए संविधान सभा में। जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान बनाने के लिए भेजा, आज 56 इंच का सीना उस कौम को कह रहा है नागरिकता साबित करो। अब किसके पिछवाड़े पर लात बैठेगी अभी पता चलेगा, उसको पता चलेगा अभी। इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों को डरना नहीं है। मैं दिखने में बच्चा जरूर हूं, लेकिन बच्चे का बापू ध्यान रखो। जिन्होंने मेरा नाम नहीं सुना, मुझे नहीं देखा, वो YouTube पर सिर्फ मेरा नाम टाइप करना है, प्रेम कुमार गेड़ाम, हिस्ट्री पता चल जाएगी। प्रेम कुमार गेड़ाम तो पता चल जाएगा आप लोगों के बीच में कौन है। साथियों, जो बात मैं आप लोगों को समझाने के लिए आखिरी बात मैं कह रहा था कि मैं आखिरी बात अभी कहूंगा। गुलाम भारत में मुस्लिम भाइयों ने मजलूमों का साथ दिया, आजाद भारत में मजलूमों का साथ ना देने की वजह से 1.5% मुसलमान शासन प्रशासन में आ गए। 1.5%, 33 थे 1.5% आ गए। क्यों? मोहम्मद साहब के इंतकाल के वक्त मोहम्मद साहब ने 5 बातें बताई। मोहम्मद साहब के इंतकाल के वक्त मोहम्मद साहब ने 5 बातें बताई और मोहम्मद साहब का जो काम था वही काम बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे बढ़ाया। उसके उदाहरण मैं आप लोगों को दे रहा। आखिरी बात जो बोला मैंने, जो संदेश आप लोगों को देना चाहता, मोहम्मद साहब ने इंतकाल के वक्त जो 5 बातें बताई और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो काम इस देश में किया, मोहम्मद साहब के काम को ही बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे बढ़ाया। मोहम्मद साहब ने पहली बात बताई इंतकाल में 5 बातें। वक्त, पहली बात, किसी भी तंजीम में यहूदी को मत लेना। और आप समझ गए भारत के यहूदी कौन है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं लेने के लिए नहीं डरता हूं, मैं लेने के लिए नहीं डरता हूं, सरकार हमसे डरती है, ध्यान रखो। लेकिन मुझे यहाँ जब लाया गया तब मेरे कान में बताया गया कि थोड़ा पोलाइटली, थोड़ा गेड़ाम जी थोड़ा पोलाइटली। मैं बोला चलो मुस्लिम भाइयों का धरना प्रदर्शन है तो थोड़ा शांत तरीके से लेते हैं, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं। मोहम्मद साहब ने कही किसी भी तंजीम में यहूदी को मत लेना। तंजीम मतलब संगठन में यहूदी को मत लेना। यहूदी, जू और भारत का ब्राह्मण, ये तीनों की नस्ल एक है, ये विदेशी है, इक्वालिटी के विरोधी है, मसावात के विरोधी है। 4 दिसंबर 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात कही थी। दूसरी बात मोहम्मद साहब ने कही इकरा करो और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा पढ़ाई करो, ज्ञान हासिल करो, शिक्षा लो। तीसरी बात मोहम्मद साहब ने कही जिहाद करो, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा संघर्ष करो। चौथी बात मोहम्मद साहब ने कही मसावाद प्रस्तावित करो और बाबा साहब अम्बेडकर ने समता प्रस्तावित करने के लिए जिंदगी लगाई। और 5वीं बात मोहम्मद साहब ने कही जालिम का साथ मत दो, मजलूम का साथ दो। और बाबा साहब अम्बेडकर ने मजलूमों का आंदोलन खड़ा करने के लिए अपने 4 बच्चे खो दिए। ये कोई अलग काम बाबा साहब अम्बेडकर का नहीं था, जो काम मोहम्मद साहब का था उसी काम को बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे बढ़ाया। दुनिया में आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब थे और इसके बाद में कोई पैगंबर पैदा होने वाले नहीं है। ये बात सही कह रहा हूं मैं? दुनिया में आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब थे और उसके बाद में दुनिया में कोई पैगंबर पैदा होने वाले नहीं है। लेकिन इस्लाम में लिखा हुआ है मैसेंजर कोई भी हो सकता है। क्या बात है भाई? मैसेंजर कोई भी हो सकता है, चाहे हो सकते हैं मैसेंजर उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर हो सकता है,
हो सकता है। और उसी बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन आज वर्तमान में वामन मेश्राम चला रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि आज वर्तमान में अगर कोई मैसेंजर है तो वामन मेश्राम जो राष्ट्रीय संयोजक है बहुजन क्रांति मोर्चा के। मैं तो आदिवासी हूँ, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का मैं संगठन चलाता हूँ, लेकिन मैंने भी उनके 29 तारीख के भारत बंद को मैंने बल्कि पूरे देश भर में आदिवासियों को जगाने का काम कर रहा हूँ कि 29 तारीख के भारत बंद में करोड़ों में हम लोग शामिल होने वाले हैं आदिवासी लोग। इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आपकी कार्य प्रणाली अगर गलत हो तो मामला गलत हो सकता है। हमारा काम करने का तरीका भी सही होना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को ये बातें बता रहा हूँ। और एक बात, बहुत खास बात, सज्जाद नोमानी साहब का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कर्नूल आंध्र प्रदेश में सज्जाद नोमानी साहब आए थे। उन्होंने एक बात बताई, उनका एक मैसेज आप लोगों को मैं देना चाहता हूं। एक बात उन्होंने बताई कि इस्लाम मसावाद की धरोहर पर खड़ा है। खड़ा है या नहीं? इस्लाम मसावाद के धरोहर पर खड़ा है। अगर उसको प्रस्तावित करने के लिए अगर कोई मुसलमान अगर काम नहीं कर रहा है तो इस्लाम में लिखा हुआ है कि ये काम अल्लाह ताला गैर मुस्लिम से भी कर सकता है। लिखा हुआ है या नहीं? ये काम जरूरी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं है, पूरे कायनात का है। ध्यान रखिए, पूरे कायनात का है और सब लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। पूरे कायनात का है। तो हो सकता है अगर आइसोलेशन में आप लोग अगर लड़ाई लड़ोगे आपकी भी पिटाई होगी। अगर हम आइसोलेशन में लड़ेंगे अलग अलग होकर तो हमारी भी पिटाई होगी। शेड्यूल कास्ट अगर अलग अलग होकर लड़ेगा उनकी भी पिटाई होगी। ओबीसी भी अलग अलग होकर लड़ेगा उनकी भी पिटाई होगी। जालिम हजारों सालों से इस देश के ऊपर हुकूमत कर रहा है और वो स्ट्रांग है, वो कुछ भी कर सकता है। सारी यंत्रणा उनके नियंत्रण में। इसीलिए हम लोगों को मिलजुल कर ये लड़ाई लड़नी होगी। और लड़ाई लड़ने के लिए आप भी अपना झंडा डंडा एजेंडा और हम भी अपना झंडा डंडा एजेंडा लेकर अगर मैदान में उतरते हैं तो इस लड़ाई को और मजबूत किया जा सकता है। एक महापुरुष ने कहा, झंडा कितना भी बड़ा हो, झंडा कितना भी छोटा हो, एक महापुरुष ने कहा झंडा कितना भी छोटा हो लेकिन डंडा बड़ा होना चाहिए। ध्यान रखो, झंडा कितना भी छोटा हो डंडा बड़ा होना चाहिए। समय पर झंडा निकाल कर जेब में रख दो, डंडा हाथ में पकड़ो, काम हो जाएगा। संवैधानिक तरीके से, शांतपूर्ण तरीके से मुस्लिम भाइयों ने ये धरना प्रदर्शन किया और आगे भी आप इसी प्रकार से शांतपूर्ण तरीके से संविधान के दायरे में रहकर हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, मिलजुल कर लड़ेंगे। एनआरसी क्या, सीएए क्या, नरेंद्र मोदी जी के बाप का नाम दामोदर है, अभी है नहीं, लेकिन ऊपर से उनको भी बंद करना पड़ेगा। धन्यवाद सभी को। जय मूल निवासी, शुक्रिया। साथियों, मेरा अगला कार्यक्रम है, इस वजह से मुझे निकलना पड़ेगा क्योंकि मेरा जो शेड्यूल है वो शेड्यूल में आपका शेड्यूल नहीं था। मैं परभनी आने के बाद मुझे बताया गया